नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी पराजय के लिए कमोबेश वही दिग्विजय सिंह जिम्मेदार हैं जो 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के महत्वपूर्ण किरदार थे। 2018 में नर्मदा परिक्रमा और पंगत पर संगत जैसे अभियानों के भरोसे दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल पुरानी सत्ता को उखाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस बार दिग्विजय सिंह की 69 विधानसभा सीटों पर ड्यूटी लगाई गई थी। यही विधानसभा सीटें जिनमें कांग्रेस को लंबे समय से जीत नहीं मिली थी, ये उन्हीं 69 सीटों में से था। इन 69 कठिन सीटों पर दिग्विजय सिंह ने 6 महीने तक लगातार दौरे किए, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके चुनाव की तैयारी की। पूर्व सांसद रामेश्वर नीखरा के साथ इन सारी सीटों पर पहुंचकर बूथ, सेक्टर और मंडलम की बैठक की, लेकिन इनमें से दतिया, बालाघाट, ग्वालियर ग्रामीण, बीना, सिमरिया, टिमरनी और मंदसौर जहां पर कांग्रेस को जीत दिला सके। बाकी 62 सीटों पर कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई है, यानी दिग्विजय सिंह की सफलता दर केवल 10% के आसपास थी। जिन सीटों पर कांग्रेस थोड़ी मेहनत करके जीत सकती थी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया, जिसके चलते अति आत्मविश्वास कांग्रेस को भारी पड़ गया। आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। यूं कहिए कि 2018 में पंगत संगत कार्यक्रम, लेकिन इस बार न पंगत मिली न संगत। 69 सीटों में से महज दिग्विजय की सफलता इन सीटों पर 10% ही आंकलन की जा रही है, या यूं कहें कि दिग्विजय की भी बुरी हार है। इसलिए भी ये कहा जा रहा है, चर्चाएं इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि पहले जब उन्होंने मेहनत की थी तो बड़ी जीत दिलाई थी कांग्रेस को। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 15 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल था उसे ढाया था। हालांकि सीटों में भी बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं था, बहुत वोट परसेंट में कोई अंतर नहीं था। और अब जब इस बार 2023 में सरकार बनी है तो अंतर की बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा अंतर है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से अब आंकलन किया जा रहा है हार का, तो ये भी माना जा रहा है कि क्या दिग्विजय की मेहनत भी अब कांग्रेस को काम नहीं आ रही। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे हम और भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ इनके पीछे वजहें हैं। तो देखिए, नाम जिनमें आप कह सकते हैं दिग्विजय साहब ना अपने भाई की सीट बचा सके, ना भतीजे की सीट बच पाई, उनके रिश्तेदारों की सीट नहीं बच पाई, और उसके अलावा उनके अच्छे दोस्तों में जिनकी गिनती होती है, गोविंद सिंह साहब जो नेता प्रतिपक्ष रहे, उनकी भी सीट गई। रिश्तेदारों में केपी सिंह कक्काजू आते हैं, समर्थकों में जीतू पटवारी आते हैं, और उसके अलावा पुरुषोत्तम डांगे, बापू सिंह तंवर, महेश मालवीय, गिरीश भंडारी, तमाम जगहों पर ये बड़े बड़े जो नाम थे इनके बारे में कहा जा रहा था दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं, लेकिन अपनी सीट नहीं बचा पाए। बीजेपी से सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हाँ, नमस्कार सत्येंद्र जी। जब बात की जाती है उन खासतौर पर कांग्रेस और बीजेपी की रणनीति की, तो आपकी रणनीति तो साफ थी, जिन सीटों पर हारे उन सीटों पर फटाफट से प्रत्याशी उतार दिए। लेकिन कांग्रेस की जिन सीटों पर हार हुई है उनमें 69 सीटों पर जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को दी गई थी, जिनमें से खबर यही कि 10% ही महज सफलता का रेट रहा जिसे दिग्विजय सिंह दिला पाए, जिनमें दतिया, बालाघाट, ग्वालियर ग्रामीण, बीना, सिमरिया, टिमरनी। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ये सीटें जो कांग्रेस, खासतौर पर दिग्विजय सिंह, क्योंकि हमने देखा था जब एक वक्त था जब दिग्विजय सिंह ही सीधे तौर पर टारगेट पर रहते थे, फिर सिंधिया टारगेट पर रहने लगे, फिर सिंधिया आपकी पार्टी में आ गए, लेकिन दिग्विजय सिंह क्या वो कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं जो पहले कर पाते थे, आपको लगता है? देखिए, कमाल दिखाना और करतब दिखाना और ये जादूगर होना, बाजीगर होना, एक कांग्रेस में ही चलते रहे हैं। और जिस प्रकार से एक जादूगर रहे हैं उनके राजस्थान में गहलोत जी, और वो जादूगर बाजीगरी दिखाते रहे, मैं वहां नहीं जाता हूं। मैं बता दूं कि जो ये लोक मंगल एक प्रतिबद्धता होती है राजनीति में जन कल्याण की, तो ये जरूर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो परिश्रम किया, जो पुरुषार्थ किया जन कल्याण की, जो गंगा बहाई है, जो नर्मदा बहाई है, जिससे अनेकों योजना, 500 से ज्यादा योजनाएं मध्य प्रदेश की हो या केंद्र सरकार की, उससे जो जन कल्याण के लिए जो लाभ पहुंचाया गया है, उसकी परिणति में लोक मंगलकारी प्रतिबद्धता में भारतीय जनता पार्टी
प्रावीण्य सूची में उत्तीर्ण हुई है, प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया है। और कांग्रेस ने जो है जिस प्रकार से 15 महीने की सरकार मध्य प्रदेश में चलाई थी वह, और पहले 10 साल तक दिग्विजय सिंह सरकार में भी रहे थे, मुख्यमंत्री रहे हैं वह, तो वो बंटाधारी शासनकाल और बंटाधार 2 वाला जो 15 महीने के रिटर्न था उसके कारण इनकी सारी रणनीतियां फेल हो गई। और जो आप कह रहे हैं कि वो 70 सीटों की जो बात हो रही, लगभग उनको जिम्मेदारी दी थी जिसमें कि मात्र 5-6 सीट वो जीत पाए हैं, तो इट इज ए बिगेस्ट फेल्यूर वी कैन से, बहुत बड़ी असफलता है। और जिस प्रकार से कल वो गए थे फूल सिंह बरैया जी के काले चेहरे, जब काला अपना चेहरा काले पोत रहे थे वो अपने चेहरे पे फूल सिंह बरैया जी, तो बहुत तब भी मैंने यही कहा था कि ये सारी असफलता जो है फूल सिंह बरैया की नहीं है दरअसल मैडम, यह असफलता तो कांग्रेस के, मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन की है, पूरी टीम की है। जैसे कमलनाथ जी हुए, दिग्विजय सिंह जी हैं, और भी लोग हैं, नकुलनाथ जी जो बड़बोलापन कर रहे थे, जिन्होंने कहा था कि उनके पिताजी जो है कमलनाथ जी 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, पहले ही कह दिया था चुनाव पूर्व, वोटिंग भी नहीं हुई थी और उसके पहले ही कह दिया था उन्होंने। तो अति आत्मविश्वास जो इनका दिखा, वो एक और विधायक रहे हैं इनके बापू सिंह तंवर जी, जो राजगढ़ से आते हैं विधायक, अभी इस बार वो चुनाव हार गए, तो उन्होंने कहा था कि भैया अगर मैं नहीं जीता, अगर जनता नहीं जिताएगी तो मैं मोहनखेड़ा जो मोहनपुरा बांध है वहां पे उसमें डूब जाऊंगा, जल समाधि लूंगा। जिस प्रकार से एक बार मिर्ची बाबा ने भी एक प्रतिज्ञा ली थी, तो ये सब लोगों को ऐसी प्रतिज्ञा जो है असफलता है, तो उसकी बात करूं तो असफलताओं का ठेका ये जो है क्यों अकेला फूल सिंह बरैया लेते हैं, इन सबको तो सामूहिक रूप से अपने अपने चेहरे पे कालिक पोतनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर सत्येंद्र जी। जी सूर्यकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चतुर्वेदी जी बहुत बहुत स्वागत, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और नीलाभ शुक्ला जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्यकांत जी, सबसे पहले आप ही से समझने की कोशिश करूंगी, 69 सीटें जिन पर जीत की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह साहब को दी थी, और दिग्विजय सिंह कांग्रेस में बड़े चेहरे के तौर पर संगठन पर बड़ी पकड़, और ये कहा जा रहा था 2018 में जो जीत मिली उसमें दिग्विजय एक बड़ा किरदार थे। लेकिन उसके बाद अब आज की तारीख में जब हम हार की समीक्षा करते हैं कांग्रेस की, तो 10% ही सफलता का रेट पहुंचा। और राजनीतिक गलियारों में जाइए तो इस तरह के भी कटाक्ष होते हैं कि दिग्विजय क्या वाकई कांग्रेस को इस बार जिताना ही नहीं चाहते थे? सूर्यकांत जी। नहीं, देखिए पारुल जी, जिताना ना जिताना एक अलग बात है, लेकिन आप अगर इस हार के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके पीछे की प्रमुख वजह क्या है। सबसे पहले अगर आप देखें तो कांग्रेस के नेताओं का अति आत्मविश्वास, उन्हें लगता था कि जनता ने मन बना लिया, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए हमारी जीत तय है। और यही वजह है, आप देखिए जब आप चुनाव में उतरते हैं या युद्ध में जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, तो आपका लक्ष्य जब जीत होता है तो उसके लिए साम दाम दंड भेद चारों नीतियां अपनाई जाती हैं। इनके कारण जीत ही महत्वपूर्ण होती है, खासतौर पर राजनीति में तो बहुत महत्व है इसका। आप जिस समय आपको चुनाव प्रचार करना था, जिस समय आपको जनता के बीच जाना था, उस समय आप बंद कमरों में बैठकर रणनीति बनाने की बात कर रहे थे। आप और चल रहा था आपके यहाँ मध्य प्रदेश में। अगर आप 6 महीने पहले का परिदृश्य देखें तो राजनीतिक परिदृश्य यह था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मान चुके थे कि कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उस बार चुनाव बेहद मुश्किल रहने वाला है। लेकिन उन्होंने, आपने देखा होगा कि अंत में हुआ क्या, उन्होंने जिस आक्रामक और रणनीति के तहत चुनाव प्रचार किया और चुनाव लड़ा, उसकी परिणति यह हुई कि सिर्फ बहुमत नहीं बल्कि आप 2/3 बहुमत जनता ने दे दिया आपको। तो आप पूरा परिदृश्य अगर देखें और समझें तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस ने सोच लिया था कि उसके नेता लेटे हुए मुंह बाटे के ऊपर से मीठा गिरेगा, 70 रुपये मीठा गिरेगा और वो गप से खा लेंगे और सरकार उनकी बन जाएगी। जबकि होना यह चाहिए था कि 3.5 साल में आपको सबक लेते हुए मैदान में उतरना था, सड़कों पर उतरना था, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, इन सारे के सारे मामलों में पूरी की पूरी कांग्रेस को मैदान में उतरना चाहिए था और जनता को एक भरोसा और विश्वास दिलाना था कि हम आपकी समस्याओं को लेकर पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं और वो आपकी समस्याएं हल करेंगे। लेकिन हुआ क्या, इसका ठीक उल्टा हुआ। आपने ठीक है 66 सीटों की जिम्मेवारी दिग्विजय सिंह को दी थी, दिग्विजय सिंह ने दौरे भी किए हैं, सारी चीजें की हैं, लेकिन जब टिकट की बारी आई क्या हुआ, कांग्रेस में आज भी कोटे चले हैं। अगर कोटे नहीं चलते तो कई और अच्छी सीटें आपको मिल जाती थी। इसका उदाहरण भिंड है, भिंड में आपने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के नाती को टिकट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर वो आपके तरीके से राजनीति में नहीं बैठ रहे थे। हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनी सदस्यता दिलाई
चुनाव मैदान में उतार दिया। वो तो जीते ही, उन्होंने 4 से आसपास की सीटें और जिता दी, क्योंकि वहाँ का जातीय समीकरण अलग है। ये स्थितियां कई जगह हमने देखा कि नंद कुमार सिंह चौहान साहब के बेटे भी निर्दलीय लड़े हार गए। उनका भी ये कहना था कि उन्हें पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिला। लेकिन ये स्थितियों को जो बीजेपी ने है अपने सर्वे के हिसाब से क्या वाकई जिताऊ कैंडिडेट है, ये उन्होंने साफ कह दिया था कि कोई एज फैक्टर ये कुछ भी मायने नहीं रखता, जिताऊ कैंडिडेट मायने रखता है। और शायद इस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी आगे भी बढ़ी और उनके तमाम जो वीक पॉइंट्स थे उससे भी ऊपर आके उनकी जो रणनीति है वो काम कर गई। नीलाभ जी के पास जा रही हूँ। नीलाभ जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। सर, भाई भतीजे रिश्तेदार समर्थक ये भी नहीं जीत पाए। दिग्विजय सिंह साहब ने मेहनत की जिस तरीके से, और 69 सीटें जिनको लेकर कहा गया उनमें से महज जो जीत का रेट निकलकर परसेंटेज सामने आया वो 10% ही सफलता का रेट निकलकर सामने आया। क्या मानते हैं, जब ये सूर्यकांत साहब भी कई सारे रीजंस गिना रहे थे, दिग्विजय सिंह साहब ने जो मेहनत की वो तो है, लेकिन जो जमीन पर जनता के लिए मुद्दे उठने चाहिए थे उसमें कांग्रेस भी कहीं ना कहीं असफल दिखाई दी? देखिए, राहत इंदौरी का शेर है, बड़ा प्रासंगिक है। लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव सब हार गए, मशीन जीत गई। विधायकों ने साक्ष्य के साथ बताया, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। हमने जब सबसे चर्चा करी तब मालूम पड़ा मतगणना के समय आश्चर्यजनक रूप से 99% मशीनें चार्ज पाई गई, ईवीएम मशीन। इनमें जो सबसे ज्यादा वोट भाजपा को मिले। जब मतदान के दौरान 10 घंटे से ज्यादा इनका उपयोग हुआ है तो क्या 99% मशीन चार्ज रह सकती है? नहीं रह सकती। प्रशासन ने दबाव बनाकर अंतिम 5 राउंड में कई सीटों पर परिणाम बदले। इसका आश्चर्य होगा कि मतगणना की प्रक्रिया के दौरान मशीनों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं हुआ। ये तो किसी भी तरह से संभव नहीं है। ईवीएम बदली गई या छेड़छाड़ हुई है। जब पोस्टल वोट में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला, 199 सीटों पर कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला, ईवीएम में क्या हो गया? ईवीएम खुलते कांग्रेस को पुष्टि करने लगी। सीधी बात है, पोस्टल वोट में भी जैसे बालाघाटी घटना है, पोस्टल वोट में भी छेड़छाड़ की गई, उज्जैन में छेड़छाड़ की, सुनियोजित षड्यंत्र तहत लोकतंत्र की हत्या की गई। भाई आप किसी कुछ भी कहे, पूरा पक्ष हमारे वातावरण, पूरा हमारे पक्ष में था। जनता खुद बोल रही है हमने वोट जानबूझकर आपसे हारी थी। देखिए मेरी बात सुनिए, इस बार जनता खुद कह रही है कि हमने वोट कांग्रेस को दिया कि आखिर हमारा वोट कहाँ गया था। इन्होंने पूरे प्रयास किए, पूरा ईवीएम का खेल हुआ है। मैंने कहा भाजपा से नहीं आ रहे, हम मशीन से आ रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या हुई है। लेकिन राजस्थान में तो गहलोत साहब कह चुके थे कि अगर मशीन से चुनाव कराए जा रहे हैं। हम जनता ने भाजपा से नहीं आ रहे हैं। हम राजस्थान में पहले गहलोत साहब कह चुके थे, वहां पर भी आपने कहा ईवीएम खराब हो गई, वहां पर भी आपकी पार्टी ईवीएम खराब की बात कर रही है। देखिए अरुण जी, एक बार आपको बताया था, जब कुछ षड्यंत्र किया जाता है तो पुलिस की प्लानिंग की जाती है। 3 स्टेट हमसे ले ली, 1 स्टेट हमको दे दी, कुछ सीटें हमसे ले ली, कुछ सीटें हमको दे दी। प्री प्लानिंग चौसर बिछाई जाती है, षड्यंत्र का पर्दाफाश करो। तो फिर इस रणनीति को बीजेपी क्या हारने के बाद समझ पाते हैं सत्येंद्र जी? आप कह सकते हैं आप क्यों नहीं बोलते? नीलाभ जी, लेकिन अगर आपको लगता है कि बीजेपी ऐसा करती है, लेकिन एक षड्यंत्र बनाया तो आप ये हारने के बाद ही क्यों समझ पाते हैं? ताकि ये गड़बड़ी पकड़ में ना आए। अगर ये ऐसा आपको लगता है बीजेपी करती है, तो हारने के बाद ही आप इस गलती को क्यों समझ पाते हैं? देखिए, हम बीजेपी अगर वाकई में इतना लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हो, लोग चुनाव करा दे बैलेट पेपर से। कि अब हम चुनौती देते हैं, स्वीकार करते हैं क्या? ये बताएं आप। भले परिणाम 4 दिन बाद आएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तो पारदर्शिता तो रहेगी। कर दे लोकसभा चुनाव ये बैलेट पेपर से, ये चैलेंज स्वीकार करते हैं? ठीक है, नहीं करेंगे लॉटरी, क्योंकि मशीन से जीतना जानते हैं। ठीक है, लौट रही हूँ। ईवीएम तो खैर बदनाम बेचारी वैसे ही है, हर बार आपकी हार के बाद और बदनाम हो जाती है। बदनाम नहीं है, बात क्या है, मैंने आपको क्या बताया, आपने कहा मेरे कोई वोट सुना नहीं। 99% ईवीएम चार्ज पाई गई है, जो 10 घंटे मतगणना में चली है, उसके बाद 15 दिन तक बंद रही, उसके बाद चार्ज रह सकती है क्या? संभव है क्या? 10 घंटे ईवीएम 10 घंटे चलेगी, उसके बाद कई ईवीएम उसमें जाते वोट भाजपा को मिले, 5 है इसके। ठीक है, किसी भी तरह की हार की समीक्षा की जाए तो कांग्रेस के पास एक ही जवाब है, ईवीएम। आप मेरी बात सुनिए, 2 साल में 2016 से 2018 हुई थी, 19 लाख ईवीएम गायब हुई है। कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक एस के पाटिल ने आरटीआई के हवाले से विधानसभा में फैसले किया है। 2016 से 2018 में 19 लाख ईवीएम गायब हुई है। ये आरटीआई के हवाले से हर मसले का जवाब कांग्रेस के पास ईवीएम है, और ईवीएम को लेकर ठीक है, हार अपनी ईवीएम के तौर पर बता रहे हैं कि ईवीएम में ये दिक्कतें हुई, चार्ज नहीं था, फिर 15 दिन तक रखा,
क्या बताएंगे अरे इसको मैं लेकर? आपको उनके बात पास करना था एक कि ही मैं शक बता रहा हूँ, है, आप देखिए, उस शक को दूर करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। अब रुकिए ना नीलाभ जी, जवाब तो ले लो। 19 लाख आपने बहुत देर तक ईवीएम को कोस लिया, अब जरा ईवीएम पर ही सवाल ले लेती हूँ। ईवीएम गायब हुई है। हाँ रुक जाइए, 3 बार रिपीट कर चुके हैं ये बात, अब रुक जाइए। सत्येंद्र जी, हर हार की समीक्षा किसी भी पॉइंट पर जाकर समीक्षा कीजिए, कांग्रेस के पास जवाब ईवीएम है, और ईवीएम को लेकर अगर जो शक है उसे दूर करने के लिए आपके पास कोई इलाज नहीं है। देखिए वही बात है, ये पता नहीं किस उसमें चले जाते हैं, किस मेंटल स्टेट में चले जाते हैं पूरी कांग्रेस जो है, मुझे तो समझ में नहीं आता। लोकसभा चुनाव करेंगे मेरे। अब देखना ये लोग, अभी इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। अभी आपने 3-4 बार टोका, नहीं समझ में आ रहा है इनको, अभी मेरे को ही नहीं बोलने दे रहे। आपकी ईवीएम का या आपने चैलेंज दिया कि लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करा दे, तो जवाब तो लेने दीजिए ना। नीलाभ जी, मैं आपकी मनोदशा को समझ सकता हूँ, आप लोग अभी अवसाद की स्थिति में है, मैं समझ सकता हूँ आपका नीलाभ जी, आंसर नहीं लेंगे, सिर्फ सवाल ही करेंगे। नहीं करेंगे नहीं, आप हारने के बाद आपका अति आत्मविश्वास आपको ले डूबा, उसके बाद आप जवाब ही नहीं सुनना चाह रहे। रुक जाइए ना थोड़ा सा, आप सवाल बोलने के बाद जवाब सुनेंगे तब ना आपको समझ में आएगा। आपके पास ही लौट आऊंगी दोबारा, जरा सा रुक जाइए। ठीक है, कहिए सत्येंद्र जी। देखिए मैडम, आप खुद दिग्विजय सिंह जी अपने आप को कहते हैं कि मेरे बोलने से, मेरे कहीं जाने से वोट कट जाते आपकी हैं। ऑडियो डाउन की हुई है, थोड़ा सा रुकिए, जवाब सुनने दीजिए। क्या है उनके पास ईवीएम को लेकर जवाब? इनकी आवाज है तो वो नेशनल हेराल्ड चैनल समझ लिया इन्होंने अपना, जीता जागता भ्रष्टाचार का स्मारक में अनादि टीवी पर। हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं अनादि टीवी पर मेहमान हूँ। इन लोगों ने इन सभी प्रवक्ताओं के कारण भी कांग्रेस हारी है। इन्होंने इसी प्रकार से उच्छृंखलता की है। मैं बड़े धैर्य से सुन रहा था, इन्होंने हमेशा अभद्र व्यवहार किया है और उसी कारण से ये लोग, एक कारण ये भी पराजय का। मैं चूंकि अब विषय पे आता हूँ, वोट कटवा कौन कहता है? देखिए दिग्विजय सिंह जी स्वयं वोट कटवा कहते हैं अपने आप को। उनको क्यों इतनी सीटों की जिम्मेदारी दी? अरे भाई, भोपाल का लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके वो, और 4.25 लाख के लगभग वोटों से वो हारे थे, तब भी सिद्ध भी हो गया था कि ये वोट कटवा है। तो अच्छा नीलाभ जी, एक बात बताइए सत्येंद्र जी, ये तो आपने ठीक है, आपने कही है वोट कटर्स हैं, और कई ऐसी पार्टी भी कूदी है, बीएसपी ने भी अच्छा खासा वोट काटा है पार्टियों का। और नीलाभ जी, अगर ईवीएम को ही लेकर आप दोष दे रहे हैं तो फिर बड़े नाम भी ध्वस्त हुए हैं, नरोत्तम साहब भी बैठे हैं। मैंने आपसे कहा था ईवीएम को उन्होंने, आप सुनिए पूरी बात, मैंने कहा था षड्यंत्र बनाया जाता है, जिन लोगों को निपटाना है अपनी पार्टी के, उन्हें भी निपटाया गया है। इन्होंने प्री प्लान काम किया गया है। देखिए हमें प्री प्लान उस स्टेट में क्यों नहीं होता जहां पर आप जीते हुए हैं? ये प्री प्लान तो आप 2018 में भी दोहरा रहे थे ना, लेकिन जीत किसकी हुई थी? आप लोगों की। तब आपने ईवीएम का रट्टा नहीं लगाया था। ये पिछली बार कौन सा षड्यंत्र था बीजेपी का जो आपको जिता दिया? नहीं बताया पहले आप। देश का जब गृह मंत्री आह्वान करता है, हर हार का जवाब ईवीएम है, हर हार का जवाब ईवीएम है आपके पास, हर समीक्षा पर जवाब ईवीएम है आपके पास। देश का गृह मंत्री या भाषण में आह्वान करता है कि जो अधिकारी कमल का साथ नहीं दे, उसे छोड़ना नहीं। ये लोकतंत्र तो ये कमलनाथ जी ने नहीं कहा था लिस्ट बनाइए आपके यहाँ से कौन कौन क्या क्या कर रहा है? आप लोगों ने नहीं प्रेशर बनाने की कोशिश की थी? कौन सा वो काम जो बीजेपी ने किया वो आप लोगों ने नहीं किया, चाहे घोषणा पत्र से लेकर धमकियां देना हो? ठीक है, सूर्यकांत जी के पास सूर्यकांत जी, हर हार का कारण अगर कांग्रेस ईवीएम बताएगी तो लोकसभा में क्या करेगी फिर? देखिए पारुल जी, मेरा कहना यह है, सूर्यकांत जी को बोलने दीजिए प्लीज, आप दोनों थोड़ा सा रुक जाइए। जी सूर्यकांत, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, तो वही इस समय हो रहा है। आप देखिए, जिस ईवीएम मशीन को कांग्रेस की सरकार में तो देश में लाया गया, शुरुआत की गई, आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर ईवीएम मशीन की बात है तो भाई आपके जो वहाँ पर मतदान के दिन एजेंट होते हैं, हर राजनीतिक चलते होते हैं, उन्हें लिख के दिया जाता है कि किस उसमें कितने मत पड़े हैं, किस मशीन में का उपयोग किया गया, मशीन का एक नंबर होता है, फिर आपकी निगरानी में वहाँ जमा होती है, फिर आपके प्रतिनिधियों को वहाँ पर निगरानी करने के लिए सुविधा दी जाती है, वो वहाँ पर बिस्तर लगा के 24 घंटे आपके राजनीतिक दल के कार्यकर्ता वहाँ रहते हैं, निगरानी करते हैं। ऐसे में इस तरह का सवाल उठाना। दूसरा मेरा कहना यह है, मुझे लगता है ये सारी चीजें कांग्रेस को समझ आ रही हैं कि क्या कुछ गलतियां हैं, लेकिन शायद कांग्रेस उस गलतियों को स्वीकार नहीं करना चाहती, या फिर आकर सामने इतनी हिम्मत नहीं दिखा रही है कि वो बता सके कि हमसे क्या त्रुटियां हुई हैं। और अगर इसी तरह से यही चलता रहा तो लोकसभा में क्या स्थिति होगी? आप अपनी हार का आकलन ही नहीं करना चाहते?
वही तो दिक्कत है। अब आप देखिए ना, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, राजस्थान में आपकी सरकार थी। 2018 में कौन सा षड्यंत्र चला था, ये नहीं समझ आ रहा ना। 2018 का तो चलो हमने छोड़ दिया, 5 साल पुराना मामला है, लेकिन अभी हाल ही में राज्यों में चुनाव हुए, उसमें दोनों राज्यों में आपकी कांग्रेस की सरकार थी। जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होते हैं? कलेक्टर होते हैं। उनकी पोस्टिंग कौन करता है? राज्य सरकार करती है। तो भाई वहाँ क्यों हारे आप? अगर वहाँ पे भी ईवीएम ने कर लिया तो फिर या तो आपकी सरकार नकारा थी, इसका मतलब तो यही हुआ आप अपनी सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये तो कहीं ना पॉइंट पर कहीं मैं जवाब ले लेती हूँ नीलाभ जी से। नीलाभ जी, 2 स्टेट में आपकी गवर्नमेंट रही, वहां पर भी आप हारे, और किस तरह से क्या एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होता है ये भी सूर्यकांत जी ने समझा दिया। अब जवाब दीजिए। देखिए, ईवीएम की प्लानिंग कहीं और से होती है, स्टेटों से नहीं होती। पहली बार आपको बता दूं मैं आपको। और ईवीएम का इस्तेमाल होने वाला जो सोर्स कोड होता है उसका ऑडिट होना चाहिए। उसका ऑडिट आज तक क्यों नहीं हुआ? तो सार्वजनिक डोमेन में रखना चाहिए। इसके खिलाफ याचिका भी लगी थी, उसे भी खारिज करवा दिया गया। उसमें चिप लगती है तो सोर्स कोड होता है, उसका ऑडिट होना चाहिए। चलिए एमपी में एक बार मान लिया, लेकिन 2 स्टेट में आपकी गवर्नमेंट थी, वहां बात गले से नहीं उतर रही ना सर। मैं तो मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेता को सीधा चैलेंज करता हूँ, आवाजें में आप ये चैलेंज आप तब क्यों नहीं करते जब आप जीत जाते हैं? पेपर में करवाइए। ठीक है सत्येंद्र जी, चैलेंज स्वीकार करते हैं क्या? अब हमारा मुंह बंद कर दीजिए, अब हमें कभी नहीं बोलेंगे। आप करवाइए, आपके लोकसभा चुनाव में। ठीक है, कहिए सत्येंद्र जी। वो चैलेंज कर रहे हैं कि आप लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करा लीजिए। ठीक है, सुन लेती हूँ, आपने चुनौती दे दी, सुन लेती हूँ क्या बोल रहे हो। कहिए। देखिए मुंह बंद, देखिए मैं नहीं कराऊंगा, इनको बोलने दीजिए जितना बोलना है इनको। इनके मुंह बोलने से ही जो है ना, जनता ने इनका मुंह बंद कर दिया। और इनके अब ईवीएम की बात हो रही है जो, तो आप चुनाव कराओगे, निराशा में, अवसाद में, मैं कह रहा हूँ ना, इनकी मनोदशा जो है ना बहुत बिगड़ी हुई है मैडम। हम आपके और मैं बताऊं जो अभी मैं विषय पे आना चाहता हूं, लेकिन मुझे बोलने नहीं दे रहे। अभी मैं इनको सुन रहा था धैर्य से। नीलाभ जी, चैलेंज कर दिया, चैलेंज स्वीकार रहे नहीं स्वीकार रहे वो भी तो सुन इंटरप्ट कर देता। देखो 20 बार इंटरप्ट कर देता मैं इनको बोलते वक्त, लेकिन मेरी आदत ऐसी प्रारंभ से कभी नहीं रही। लेकिन ये कांग्रेसियों की यही उच्छृंखलता इनको ले डूबी है। अभी ईवीएम की बात हो रही है तो मैं बता दूं आपको, चलिए दोनों साथ ईवीएम का कैलिब्रेशन होता है, सारी चीज होती है। और अगर आपको नीलाभ जी और कांग्रेस को अगर कोई समस्या है तो अभी सुप्रीम कोर्ट है, आप चले जाओ कोर्ट में अपने ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या नीलाभ जी? दूसरा रुक जाइए सत्येंद्र जी, कट टू कट पॉइंट। हाँ कहिए, जाएंगे क्या सुप्रीम कोर्ट? अरे मैं तो सीधा चैलेंज दे रहा हूँ। आप नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं आपको कोई दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, दरवाजे खुले, आप जा रहे हैं क्या? आपकी पार्टी जा रही है? देखिए जो भी संभव हम सब करेंगे, लेकिन ये हमारा चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं क्या? ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत जी। 30 सेकंड्स में सर, तमाम बातें हैं, तमाम रास्ते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर दिग्विजय सिंह साहब ने 69 सीटों पर रोल अदा किया तो क्या आपको लगता है, क्योंकि जहां वो पहुंचे, हमने पहले भी देखा, आप लोगों की तरफ से बताया जाता रहा है कि उन्हें प्रत्याशियों के नाम रहते हैं, उन्हें कार्यकर्ताओं के नाम याद रहते हैं, उनका गांव से, ग्रामीण अंचलों से गुजरना ये बताता है कि वहां मजबूत हो रही है कांग्रेस। लेकिन इस बार कुछ नहीं चल पाया सर। नहीं देखिए, इसमें तो कोई शख्सवा की बात ही नहीं है कि दिग्विजय सिंह एक बहुत मेहनती राजनेता है। उनका कार्यकर्ताओं से सतत संपर्क रहता है और संवाद भी रहता है। अगर उनकी टक्कर का कोई नेता है मध्य प्रदेश में तो इस समय शिवराज सिंह चौहान है। यह बात तो अलग हो गई, लेकिन वास्तविकता यह है कि जमीन पर क्या चल रहा है, कैसे करना है, ये सारी चीजें अगर दिग्विजय सिंह के हाथ में होती तो शायद कुछ और स्थिति बनती। बिल्कुल। अंतर इतना है कि कांग्रेस में जब तक गुटबाजी रहेगी, छप्पक रहेंगे, जब तक वो अपने समर्थकों के लिए टिकटों में भी गुटबाजी चली, और अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मेहनत होनी चाहिए थी उतनी मेहनत भी कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई। बिल्कुल, समय इतना ही इजाजत दे रहा था सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ जुड़कर विश्लेषण किया। तो दिग्विजय को न पंगत मिली न संगत, 69 सीटों की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन भाई की सीट भी नहीं बची, भतीजे की सीट भी नहीं बची, खुद उनके दोस्त रहे डॉक्टर गोविंद सिंह, उनकी सीट नहीं बचा पाए। कई सारे समर्थकों की लिस्ट है। राजगढ़ से मैं बताऊं आपको तो बापू सिंह तंवर, उन्होंने तो ये तक कहा था कि वो नहीं जीते तो वो कुछ ऐसा कदम उठाएंगे। लेकिन तमाम चीज़ों से इतर, क्या वाकई कांग्रेस ने जिस शुरुआती दौर से जो समझा जा रहा था कि जनता की नब्ज भांप ली है, एंटी इनकम्बेंसी है, उसके बाद जनता के लिए काम किया होता, सड़क पर उतरकर काम किया होता और दिग्विजय सिंह साहब शायद वाकई उनको होलसोल दे दिया जाता तो स्थितियां कुछ और हो सकती थी कांग्रेस के लिए। बहरहाल
बड़ी जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत के साथ सरकार बना ली है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में यही है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।